आँख की किरकिरी भाग दो। आशा ने अपने पति का विश्वास किया था और वो जानती थी कि उसका लिखना पढ़ना शायद उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन पति की आज्ञा मानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टरी की किताब खोलें, मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे होते और वो जी जान से अपने चंचल और अशांत मन को संयत करती और पढ़ने की कोशिश करती। बीच बीच में कनखियों से पति को दिखती और पति उसे। अचानक अपनी किताब बंद करके आशा के पुकारने का नाम लेकर महेंद्र ने आवाज़ दी, चुन्नी। चौंक कर आशा ने देखा तो वो बोला, जरा लाओ तो किताब देखूं, कहाँ पढ़ रही हो। आशा को डर लगा कहीं जांच ना करें। जांच में पास होने की उम्मीद कम ही थी, क्योंकि चारू चारू पाठ की चारुता के आकर्षण में उसका बेरोक मन वश नहीं मानता। दीमक के बारे में जानने की जितनी ही कोशिश करो, उतना ही काले हर्फों की 5 चींटियों की कतार की तरह उसकी नज़रों से निकल जाती। परीक्षक की पुकार से दोषी की नाई आशा किताब लेकर डरती डरती महेंद्र की कुर्सी के पास जा खड़ी हुई। एक हाथ से उसकी कमर को कसकर लपेटकर दूसरे हाथ से किताब पकड़कर पूछा, आज कितना पढ़ गई, देखूं तो। जितनी पंक्तियों पर वह सरसरी निगाह फेर गई थी दिखा दिया। महेंद्र ने क्षुण स्वर में कहा, ओह, इतना पढ़ गई। मैंने कितना पढ़ा बताऊं, और अपनी किताब के किसी अध्याय का शीर्षक भर दिखा दिया। अचरज से बड़ी बड़ी आंखें कर आशा ने पूछा, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे। उसकी ठोड़ी पकड़कर महेंद्र ने कहा, मैं किसी के बारे में सोच रहा था, और जिसके बारे में सोच रहा था वो निर्दयी इस समय चारू पाठ से दीमक का मजेदार वर्णन करने में मशगूल थे। इस बेवजह शिकायत का योग्य जवाब आशा दे सकती थी, लेकिन हाय, महज शर्म के चलते प्रेम की प्रतियोगिता में झूठी हार चुपचाप मान लेनी पड़ती है। इसी से साफ साबित होगा कि महेंद्र की पाठशाला सरकारी या गैर सरकारी किसी भी विद्यालय के नियम से नहीं चलती। यूँ समझिए कि किसी रोज महेंद्र मौजूद नहीं, मौका पाकर आशा पढ़ने बैठ गई। अचानक कहीं से आकर उसने आंख मीच ली और किताब छीन कर कहने लगा, बेरहम, मैं नहीं होता हूँ तो तुम मेरी बात भी नहीं सोचती, किताबों में डूब जाती हो। आशा ने तुनक कर कहा, तुम मुझे गंवार बनाए रखोगे। महेंद्र ने कहा, तुम्हारी कृपा से अपनी ही विद्या कौन आगे बढ़ रही है। बात आशा को हठात सी लगी। फौरन चलने का उपक्रम करती बोली, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में ऐसी क्या रुकावट डाली है। उसका हाथ थामकर महेंद्र ने कहा, ये तुम क्या समझोगी। मुझे भूलकर तुम जिस आसानी से पढ़ लिखने बैठती हो, तुम्हें भूलकर उस आसानी से मैं नहीं लिख पढ़ पाता। इतनी बड़ी तोहमत। इसके बाद स्वभावता ही शरद की झड़ी जैसी अचानक रुलाई और दूसरे ही क्षण एक सज्जल उज्ज्वला की छाप छोड़कर सुहाग की सुनहल धूप में उसका लोप। शिक्षक ही जब शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो अबला छात्रा की क्या मजाल कि विद्या की वन में राह बनाकर चल सके। कभी कभी मौसी की झिड़क याद आती और चित्त विचलित हो जाता। समझती लिखना पढ़ना तो बहाना भर है। सास को देखकर शर्म से गड़ जाती, लेकिन सास उसे कोई काम करने को न कहती, कोई नसीहत न देती। अपने मन से उनकी मदद करना चाहती थी तो वो कह उठती, अरे अरे, तुम क्या कर रही हो, ऊपर जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा होगा। आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा, तेरी जो पढ़ाई चल रही है वह तो देख ही रही हूँ। महेंद्र को भी क्या डॉक्टरी का इम्तिहान न देने दोगी। ये सुनकर आशा ने अपने जी को कड़ा किया। महेंद्र से कहा, तुम इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं करते। आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूँगी। इस उम्र में ऐसा कठोर संन्यास। महेंद्र ने आशा को ताका। सोने के कमरे से एक बारगी मौसी के कमरे में निर्वासन। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करते हुए उसकी आंखों के कोनों में आंसू झलक पड़े। बेबस होठ कांप उठे और गला लगभग रुंध गया। महेंद्र बोला, बेहतर है चाची के कमरे में ही चलो, मगर जब उन्हें हमारे कमरे में ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा एक गंभीर प्रस्ताव मजाक बनकर रह गया। आशा इससे नाराज हुई। महेंद्र ने कहा, इससे तो अच्छा है कि रात दिन तुम मुझे आंखों आंखों में रखो और निगरानी किया करो, फिर देखो कि मेरी इम्तिहान की पढ़ाई चलती है कि नहीं। बड़ी आसानी से आखिर ये बात तय हो गई। ये निगाहों के पहरे वाला काम कैसा चलता था विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं। इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि उस साल महेंद्र इम्तिहान में फेल हो गया और चारू पाठ के लंबे वर्णन के बावजूद पुरभुज के बारे में आशा की अनभिज्ञता दूर न हो सकी। उनका ये अनूठा पठन पाठन एक बार की निर्विघ्न चलता रहा ऐसा नहीं।
बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ मचाता। महेंद्र भैया की पुकार मचाकर आसमान सिर पर उठा लेता। महेंद्र को उसके सोने के कमरे की मान से खींचकर बाहर किए बिना उसे चैन न पड़ता। बिहारी की बड़ी दिहाड़ी लेता। अपनी पढ़ाई में ढिलाई कर रहा है, आशा से कहता। भाभी, निगल जाने से हजम नहीं होता, चबा चबा कर खाना चाहिए। अभी तो सारा भोजन एक ही कोर में निकल रही हो, बाद में हाजमे की गोली ढूंढे न मिलेगी। महेंद्र कहता। चुन्नी, इसकी सुनो ही मत, इसे हमारे सुख से रश्क होता है। बिहारी कहता। सुख जब तुम्हारी मुट्ठी में है तो इसे बाहर से भोगो, कि औरों से रश्क क्यों हो। महेंद्र जवाब देता। औरों के रश्क से भी सुख जो होता है, चुन्नी जरा सी चूक से मैं तुम्हें इस गधे के हाथों सौंप रहा था। बिहारी आंखों में कहता। चुप। इन बातों से आशा बिहारी पर मन ही मन कुड़ जाती। कभी बिहारी से उसकी शादी की बात चली थी, इसी से वह बिहारी से खिंची खिंची रहती। बिहारी समझता था और महेंद्र इसी बात का मजाक किया करता। राजलक्ष्मी बिहारी से दुखड़ा रोया करती। बिहारी कहता। माँ, कीड़े घर बनाते हैं तो खतरा उतना नहीं रहता, लेकिन जब वे उसे काट कर वे उड़ जाते हैं तो उन्हें लौटाना मुश्किल होता है। किसे ये पता था कि वह तुम्हारे बंधन को इस तरह तोड़ फेंकेगा। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठी, जैसे कि गर्मियों की आकस्मिक आग लहक उठती है। उनकी ये जलन और चिंगी भोगनी पड़ी अन्नपूर्णा को। अन्नपूर्णा का तो सोना खाना सब हराम हो गया। एक दिन बारिश हो रही थी। अध्याय 6। एक दिन बारिश हो रही थी, मेघ घिरे थे। ऐसे में बदन पर एक सुवासित महीन चादर और जूही की माला गले में डाले महेंद्र मगन मन अपने सोने के कमरे में पहुंचा। अचानक आशा को चौंका देने के विचार से जूतों की आवाज़ न होने दी। झांक कर देखा, पूरब की खुली खिड़की से पानी के छींटे लिए हवा ने तीखे झोंके कमरे में आ रहे हैं। दिया बुझ गया और आशा नीचे बिछावन पर पड़ी चुपचाप रो रही है। महेंद्र जल्दी से उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है। वे दूने आवेग से रोने लगी। बड़ी देर के बाद महेंद्र को जवाब मिला कि मौसी से और बर्दाश्त न हो सका। वह अपने फुफेरे भाई के यहाँ चली गई। महेंद्र के मन में आया, जाने को गई लेकिन बदली की ऐसी सुहानी सांझ को मिट्टी बना गई। अंत में सारा गुस्सा माँ पर आया। वही तो इन सारे अनर्थों की जड़ है। महेंद्र ने कहा, हम भी वहीं चले जाएंगे जहाँ चाची गई है, देखते हैं फिर माँ किससे झगड़ा करती है। और उसने नाह की शोरगुल के साथ असबाब बांधने के लिए कुली को बुलाना शुरू किया। राजलक्ष्मी समझ गई। वह धीरे धीरे महेंद्र के पास आई, शांत स्वर में पूछा, कहाँ जा रहा है। महेंद्र ने कोई जवाब न दिया। 2-3 बार पूछे जाने पर बोला, चाची के पास। राजलक्ष्मी बोली, तुम्हें कहीं न जाना होगा, मैं ही उन्हें यहाँ बुलाई देती हूँ। राजलक्ष्मी उसी समय पालकी पर सवार हो अन्नपूर्णा के यहाँ गई। गले में कपड़ा डालकर हाथ जोड़ते हुए बोली, खुश हो मजली बहू, मुझे माफ़ करो। अन्नपूर्णा ने जल्दी जल्दी उनके पैरों की धूल ली और कातर स्वर में बोली, दीदी, मुझे दोषी क्यों बना रही हो। तुम जैसा हुक्म दोगी वैसा ही करूँगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम चली आई हो सो मेरा बेटा पतोहू भी घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। कहते कहते अभिमान, क्रोध और धिक्कार से वह रो पड़ी। जेठानी देवरानी दोनों घर लौट आई। तब भी वर्षा हो रही थी। अन्नपूर्णा जब महेंद्र के कमरे में पहुंची तो आशा का रोना थम चुका था। महेंद्र बातों से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। आसार से ऐसा लग रहा था कि बदली की सुहानी सांझ पूरी की पूरी बेकार नहीं हो सकती। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी, तू मुझे भी घर में न रहने देगी और कहीं जाऊं तो पीछे लग जाएगी। क्या मेरे लिए कहीं चैन नहीं। तीर लगे मृग की नाई आशा चौंक पड़ी। महेंद्र बड़ा ही खींच कर बोला, क्यों चाची, चुन्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अन्नपूर्णा ने कहा, एक बहू की ऐसी बेहयाई बर्दाश्त न हो सकेगी, तभी यहाँ से चली गई थी। फिर अपनी सास को रुलाकर मुँहजली ने मुझे क्यों बुलवा लिया। जीवन के कवित्व अध्याय में माँ और चाची की ऐसी विघ्न कारिणी होती है, महेंद्र को इसका पता न था। दूसरे दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलाकर कहा, बेटा बिहारी, तुम एक बार महेंद्र से पूछ को देखो, जमाने से गांव नहीं गए, मैं तो एक बार बारासत जाना चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, जमाने से नहीं गई तो क्या, खैर मैं पूछता हूँ महेंद्र से, वह राजी भी होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। महेंद्र ने कहा, जन्मभूमि देखने की इच्छा ज़रूर होती है, लेकिन माँ का वहाँ ज़्यादा दिन रहना अच्छा ना होगा। बरसात के मौसम के लिए वह जगह अच्छी नहीं। महेंद्र बड़ी आसानी से राजी हो गया। इससे बिहारी कुड़ गया और बोला, माँ अकेली जाएगी, वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा, भाभी को भी साथ भेज दो ना।
बिहारी के इस व्यंग से कुंठित होकर महेंद्र ने कहा, मेरे लिए क्या मुश्किल है? मगर बात इससे न गई। बात इससे आगे न गई। बिहारी इसी तरह आशा के मन को विमुख कर दिया करता और यह जानकर कि आशा इससे कुढ़ती है, उसे एक बड़ा सूखा सा मजा मिलता। कहना बेकार होगा, राजलक्ष्मी जन्मभूमि के दर्शन के लिए उतनी बेताब नहीं थी। गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है तो मल्लाह कदम कदम पर लग्गी से था लेता है कि कहाँ कितना पानी है। राजलक्ष्मी उसी तरह माँ बेटे के संबंध की थाह ले रही थी। उन्हें यह उम्मीद न थी कि उनके बारासत जाने का प्रस्ताव इतनी जल्दी मंजूर हो जाएगा। सोचा, अन्नपूर्णा और मेरे दोनों के घर से बाहर जाने में फ़र्क है। वह है मंतर जानने वाली डाइन और मैं हूँ महज माँ। मेरा जाना ही अच्छा है। अन्नपूर्णा भीतरी मतलब समझ गई, कहने लगी, दीदी जाएगी तो मैं भी न रह सकूंगी। महेंद्र ने माँ से कहा, सुन लिया तुमने, तुम जाओगी तो चाची भी जाएगी, फिर इस गृहस्थी का क्या होगा? राजलक्ष्मी विद्वेष के जहर से जर्जर होकर बोली, तुम भी जा रही हो मजली? तुम्हारे जाने से काम कैसे चलेगा? ना ना, तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा। राजलक्ष्मी उतावली हो गई। दूसरे दिन दोपहर को ही तैयार हो गई। महेंद्र ही उन्हें पहुंचाने जाएगा, इससे किसी को शुबा ना था। लेकिन रवाना होते वक्त मालूम पड़ा महेंद्र ने माँ के साथ जाने के लिए प्यादे और दरबान ठीक कर रखे थे। बिहारी ने पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए भैया? महेंद्र ने लजाकर कहा, मेरे कॉलेज की। बिहारी ने कहा, खैर छोड़ो तुम, माँ को मैं ही छोड़ आता हूँ। महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। अकेले में आशा से बोला, सचमुच बिहारी ने बहुत जाती शुरू कर दी है। वो ये दिखाना चाहता है कि माँ का ख्याल मुझसे ज़्यादा रखता है। अन्नपूर्णा को रह जाना पड़ा, परंतु लाज, कुड़न और खिजन से वह सिमटी सिमटी सी रही। चाची में ये दुराव देखकर महेंद्र नाराज हुआ और आशा भी रूठी रही। अध्याय 7। राजलक्ष्मी मैके पहुंची तो तय था कि उन्हें पहुंचाकर बिहारी लौट आएगा, लेकिन वहां की हालत देखकर वो वहीं ठहर गया। राजलक्ष्मी के मैके में महज 2-1 बुढ़िया विधवाएं बची थी। चारों तरफ घना जंगल, बांस की झाड़ियां, पोखर का हरा पानी। दिन दोपहर में सियार की हुआ से राजलक्ष्मी की रूह तड़प उठती। बिहारी ने कहा, माँ, जन्मभूमि ये ज़रूर है, मगर इसे स्वर्गादप्य गरियसी तो हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। तुम्हें अकेली छोड़कर न जाऊंगा मैं, मुझे पाप लगेगा। राजलक्ष्मी के प्राण भी मानो हाँफ उठे। ऐसे में आ पहुंची विनोदिनी और उसने उन्हें पनाह दी और पनाह ली। विनोदिनी के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। कभी महेंद्र से, और जब वह राजी न हुआ तो बिहारी से उसके ब्याह की बात चली थी। विधना की लिखनी भाग्य लिपि से जिस आदमी से उसका विवाह हुआ, उसकी सारी अंतरंदियों में प्लिया ही सबसे प्रबल थी और उसी के बढ़ने से वो दुनिया में ज़्यादा जीवित न रह सका था। उसके गुजर जाने के बाद विनोदिनी घने जंगल में अकेली लता सी आनंद विहीन गांव में घुटकर जी रही थी। वही अनाथा रिश्ते में अपनी फुफिया सास राजलक्ष्मी के पास आई और उन्हें नमस्कार कर बोली, सेवा जतन में जुट जाऊं माँ, सेवा तो सेवा है, घड़ी को आलस नहीं। काम की कैसी सफाई, कितनी अच्छी रसोई, कैसी मीठी बातचीत। राजलक्ष्मी कहती, काफ़ी देर हो चुकी बिटिया, तुम भी थोड़ा सा जाकर खा लो। मगर वो भला कब सुनने वाली। बैठी बैठी पंखा झलकर बुआ को जब तक सुला न देती उठती नहीं। राजलक्ष्मी कहती, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी। अपने प्रति बड़ी लापरवाही दिखाती हुई विनोदिनी कहती, हमारे दुख सहे शरीर में नासाजगी की गुंजाइश कहाँ। आहा, इतने दिनों के बाद तो अपनी जन्मभूमि आई हो, कुछ तो आराम करो। इधर बिहारी 2 ही दिन में मोहल्ले भर का बुजुर्ग बन बैठा। कोई दवा दारू तो कोई मुकदमे के राय मशवरे के लिए आता, कोई उसके लिए इसलिए खुशामद करता कि किसी बड़े दफ्तर में उसके बेटे की नौकरी दिला दी, कोई अपनी दरखास्त लिखाता। बूढ़ों की बैठक और कुली मजदूरों के ताड़ी के अड्डे तक वो समान रूप से स्वाभाविक आंतरिकता से आता जाता। कोई भी उसे बिराना न समझता, सभी उसका सम्मान करते। गवी गांव में आए कलकत्ता के उस नवयुवक के निर्वासन दंड को भी विनोदिनी अंतःपुर की ओर से हल्का करने की भरसक कोशिश किया करती। मोहल्ले का चक्कर काटकर जब भी वह आता तो पाता किसी ने उसके कमरे को बड़े जतन से संवार दिया है। कांसे के गिलास में कुछ फूल पत्तों का गुच्छा सजा दिया है। सिराहने के एक तरफ पढ़ने योग्य कुछ किताबें रखी हैं। किताबों में किसी महिला के हाथ की लिखी मुंजी लिखावट में विनोदिनी का नाम लिखा है। गांव में अतिथि सत्कार का जो आम तरीका है, उससे इसमें थोड़ा फर्क था। उसी का जिक्र करते हुए बिहारी जब तारीफ करता तो राजलक्ष्मी कहती, और ऐसी लड़की को तुम लोगों ने कबूल नहीं किया। हंसते हुए बिहारी कहता, बेशक हमने अच्छा नहीं किया माँ,
ठगा गया, मगर एक बात है, विवाह न करना ठगाना से बेहतर है। ब्याह करके ठगाता तो मुसीबत थी। राजलक्ष्मी के जी में बार बार आता रहा, यही तो मेरी पतोहू होने योग्य थी, ये क्यों ना हुई भला। राजलक्ष्मी कलकत्ता लौटने का जिक्र करती तो विनोदिनी की आंखें छलछला उठती। कहती, आखिर तुम 2 दिन के लिए क्यों आई बुआ? तुम्हें जानती न थी तो दिन किस तरह से कट ही जाते थे अपने। अब तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रहूंगी? भावावेश में राजलक्ष्मी कह उठती, तू मेरी बहू क्यों न हुई बेटी, मैं तो तुझे कलेजे से लगाए रखती। सुनकर शर्म से विनोदिनी किसी बहाने वहां से हट जाती। राजलक्ष्मी इस इंतजार में थी कि कलकत्ता से विनीत अनुरोध का कोई पत्र आएगा। माँ से अलग महेंद्र आज तक इतने दिन कभी न रहा था। माँ के इस लंबे बिछोह ने निश्चय ही उसके सब्र का बांध तोड़ दिया होगा। सो राजलक्ष्मी बेटे के गिड़गिड़ाहट भरे पत्र का इंतजार कर रही थी। बिहारी के नाम महेंद्र का पत्र आया। लिखा था, लगता है माँ बहुत दिनों के बाद मैके गई है, सो बड़े मजे में होगी। राजलक्ष्मी ने सोचा, महेंद्र ने रूठ कर ऐसा लिखा है, बड़े मजे में होगी। महेंद्र को छोड़कर बदनसीब माँ भला कहीं से सुख रह सकती है? अरे बिहारी, उसके बाद क्या लिखा है, जरा पढ़कर तो सुना। बिहारी बोला, और कुछ नहीं लिखा माँ। उसने पत्र को मुट्ठी से दौंचकर एक कॉपी में रखा और कमरे से बाहर चला गया। राजलक्ष्मी अब भला स्थिर कहाँ रह सकती थी। हो ना हो महेंद्र माँ पर इतना नाराज हुआ है कि बिहारी ने आगे पढ़कर सुनाया ही नहीं। गौ के थन पर चोट करके बछड़ा जिस प्रकार दूध और वात्सल्य का संचार करता है, उसी प्रकार महेंद्र की नाराजगी ने आघात पहुंचाकर राजलक्ष्मी के घुटे वात्सल्य को उभार दिया। उन्होंने महेंद्र को माफ कर दिया और बोली, आहा, अपनी बहू को लेकर महेंद्र सुखी है, सुखी रहे, जैसे भी हो सुख से रहे। जो माँ उसे छोड़कर कभी एक पल नहीं रह सकती थी, वही उसे छोड़कर चली आई है, इसलिए महेंद्र अपनी माँ से नाराज हो गया है। रह रहकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उस दिन वह बार बार बिहारी से जाकर कहती रही, बेटे तुम नहा लो, अब यहाँ बड़ी बदपरहेजी हो रही है। उस दिन बिहारी का भी जी नहाने का न था। बोला, मुझ जैसे अभागे बदपरहेजी में ठीक रहते हैं माँ। राजलक्ष्मी अड़ गई, नहीं नहीं, नहाओ। जब बिहारी नहाने गया तो वहां से माँ ने पत्र उठा लिया और विनोदिनी को दिया। कहा, पढ़ के तो देख जरा, महेंद्र ने बिहारी को क्या लिखा है। पढ़कर विनोदिनी सुनाने लगी। शुरू में महेंद्र ने माँ के विषय में लिखा था, लेकिन बड़ा ही मुख्तसर। बिहारी ने जितना भर सुनाया था उससे ज़्यादा कुछ न था। उसके बाद आशा का जिक्र था, मौज मजे और खुशियों से विभोर होकर लिखा था। विनोदिनी ने थोड़ा पढ़ा और शर्म से थम गई। अब ये क्या सुनोगी बुआ? राजलक्ष्मी का स्नेह से अकुलाया चेहरा पल भर में पत्थर जैसा सख्त हो गया। जरा देर चुप रही और बोली, रहने दो, और चिट्ठी वापस ले ली, चली गई। चिट्ठी लेकर विनोदिनी कमरे में गई। अंदर से कुंडी बंद कर बिस्तर पर बैठकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगी। चिट्ठी में विनोदिनी को क्या रस मिला वही जाने, और जो होगा कौतुक रस तो न था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें दोपहर के तपे बालू सी जलने लगी। उसका निश्वास रेगिस्तान की बयार सा गर्म हो उठा। कैसा है महेंद्र, कैसी है आशा, और इन दोनों का प्रेम ही कैसा है, यही चिंता उसके मन को मथने लगी। पत्र को गोद में डाले, पांव फैलाए, दीवार से पीठ टिकाकर सामने ताकती तो देर तक सोचती रही। महेंद्र की वह चिट्ठी बिहारी को फिर ढूंढे न मिली। अचानक उसी दिन दोपहर में अन्नपूर्णा आधम की। किसी बुरी खबर की आशंका से राजलक्ष्मी का कलेजा सहसा कांप उठा। कुछ पूछने की उन्हें हिम्मत न हुई। वह फक पड़े चेहरे से अन्नपूर्णा की तरफ ताकती रह गई।